चलिए स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था आयोटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आईआईटी आयोटा की वैरायटीज पार्ट 1 है ना, कंप्लीट वैरायटीज ऑफ आयोटा का पार्ट 1 बनाया था। अब उसके बाद के पार्ट स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, कि आयोटा से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, और किस टाइप के क्वेश्चंस हमें बाकी सारे बुक्स में, बाकी सारे स्टेट्स में हमें देखने को मिल जाते हैं, जिनके लिए हमें सॉल्यूशन हमें देखना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ हमें सॉल्यूशन शायद मिल जाए, और ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ती है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन किस टाइप से निकलता है, कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ मास्टर क्वेश्चन, और इसी पार्ट में 2 मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, जो थोड़ा हटके होंगे और थोड़ा सा आईआईटी एडवांस लेवल के होंगे। क्लियर ना, आईआईटी एडवांस लेवल से थोड़ा 1% ऊपर, ठीक है। चलिए, तो z इक्वल टू आई की पावर i लिखा है, ठीक। और हमने लास्ट क्लास में आपने देखा हुआ था कि हमने सिंस हमने i की वैल्यू कितनी निकाली थी, e की पावर माइनस का π/2। ये हमने लास्ट क्लास में हमने प्रूव किया हुआ था कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और बाय यूलर थ्योरम हमने i की वैल्यू हमें पता है कि e की पावर माइनस का i π/2 है ना, e की पावर i π/2, e की पावर e की पावर i π/2 माइनस नहीं, e की पावर i π/2 ये हमें पता है, ठीक है ना, बाय यूलर फॉर्म। ये क्या है, बाय यूलर फॉर्म, ठीक है ना। ये क्या है, π/2 क्या है, थीटा, और ये प्रीवियस पार्ट 1 में हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है, दोनों चीजें देखनी है हमें, ठीक। अब इसकी वैल्यू मैंने क्या होता है, इसकी वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, e पर माइनस π/2। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ कि z इक्वल टू i की पावर i है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस i की होल पावर में i की पावर i लिख सकता हूं, ठीक है ना, इस i की पावर i लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब i की वैल्यू मुझे क्या पता है, यहां पर रख देता हूं मैं वैल्यू, ठीक है, मैं रखता हूं, तो यहां पर वैल्यू क्या मिलेगी, e की पावर i π/2 की होल पावर, i की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, e की पावर माइनस π/2, क्या निकाली हमने, e की पावर माइनस का π/2, ठीक है। अच्छा, अब देखना, अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा। अब z इक्वल टू, क्योंकि a की पावर b की पावर होल पावर c लिखा है, अगर देखिए a की पावर m की होल पावर n लिखा है, तो a की पावर mn हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना, a की पावर mn की क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वैल्यू का मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये देखिए, e की पावर i, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ माइनस लगा देता हूँ, i π/2 इंटू e की पावर माइनस π/2। ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, ये वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी आ गई, ठीक है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, सॉरी इधर नहीं लगेगा, माइनस हटा दे, क्योंकि पावर का मल्टीप्लाई सीधे पावर में यहाँ पे ही हो गया, ठीक। अब समझिए, ठीक है। अब ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स देखिए कि ये भी हमें किस तरीके से दिख रहा है, भाई तुम किस तरीके से दिख रहे हो, तुम एज ए थीटा दिख रहे हो, e की पावर i थीटा, क्या दिख रहा है, e की पावर i थीटा। अब e की पावर i थीटा दिख रहा है, तो मैंने मान लिया कि इसको मैंने मान लिया थीटा, लेट थीटा इक्वल टू π/2 इंटू e की पावर माइनस π/2। इतनी बात समझ में आ गई, थीटा इक्वल टू π/2 इंटू e की पावर माइनस π/2। अच्छा, अब यूलर फॉर्म को हम, अगर मैं उस फॉर्म में लिखता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक पोलर फॉर्म में, तो मैं क्या लिखता हूँ, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू क्या रहेगी, i की पावर i इज इक्वल टू cos थीटा, थीटा कितना है, π/2 इंटू e की पावर माइनस π/2 प्लस i sin π/2 इंटू e की पावर माइनस π/2। और यही वैल्यू तो मुझे निकालनी थी, क्या निकालनी थी, मुझे यही वैल्यू तो निकालनी थी कि i की पावर i की वैल्यू होती कितनी है, इतनी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले मैंने देखा i की पावर पहले मैंने देखा पार्ट 1 में i की पावर i, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी की पावर इमेजिनरी। अब देख रहे हैं इमेजिनरी की पावर इमेजिनरी, और आगे चल के देखेंगे इमेजिनरी की पावर डैश डैश इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट तक जा रही है। उसका कॉन्सेप्ट लेकिन थोड़ा सा है लैम्बर्ट डब्ल्यू थ्योरम एक आता है, एक लैम्बर्ट डब्ल्यू थ्योरम होती है। उसमें क्या होता है कि उसमें पांडा मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद उसको पढ़ाना चाहिए कि एक ही बार में सारी चीजें i की पावर i निपट गया, पार्ट 1 में i की पावर i निपट गया, और i की पावर डैश इनफाइनाइट। तो लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा, इसलिए मैं इसको लास्ट में 2 क्वेश्चंस करूंगा, एक ये वाला क्वेश्चन i की पावर i,
कि डेल्टा रेस इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और, वो दोनों क्वेश्चन मैं क्या करूंगा लास्ट में दिखाऊंगा। मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन में रखा है मैंने उसको, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए। तो ये क्वेश्चन हमने आ गया, ये आंसर इसको लिख सकते हैं। हेलो, तो अब मैं देखने वाला हूं कौन सा, मास्टर क्वेश्चन 2, ठीक है। अब मास्टर क्वेश्चन 2 क्या कहता है, z इक्वल टू रूट आई, z इक्वल टू रूट आई, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमें पता है x v नो i इक्वल टू रूट माइनस 1, दिखाई दे रहा है आपको, i इक्वल टू रूट माइनस 1, ठीक। अच्छा, और अब हमें अगर मैं मान लूं लेट रूट आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये मैंने क्या कर लिया, मान लिया, ठीक है। इस नंबर को मैंने x प्लस आई वाई के फॉर्म में मान लिया, क्लियर। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ कितना हो जाएगा i, यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x y और i, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इसको देखूंगा तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 2xy। अब मैं कंपेयर करूंगा तो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में 0 प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर x की वैल्यू, कैपिटल x की वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल x की वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एंड कैपिटल y की वैल्यू कितनी आई 2xy, इसकी वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ पर 2xy की वैल्यू कितनी आ गई 1। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ में कंपेयर कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ में। तो मैं इसको रियल पार्ट बोल देता हूँ x और y की जगह, रियल पार्ट, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मैंने अलग अलग कर दिया। अच्छा, यहां से मैंने वैल्यू क्या निकाली, x y इक्वल टू या y इक्वल टू 1/2x, y की वैल्यू 1/2x निकाली। इसको मैंने इक्वेशन क्या लिख दिया फर्स्ट, इसको मैंने क्या लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा, एक्चुअली मैंने 20 से स्टार्ट कर दिया, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ y इक्वल, अब इस इक्वेशन फर्स्ट को वैल्यू y की वैल्यू मैं किसमें रखूंगा, इसमें रखूंगा। देखिए, तो x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता था पुट y इक्वल टू 1/2x, ठीक है, इसमें रखूंगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 0, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको सेम डिनोमिनेटर बनाना है, मुझे सेम डिनोमिनेटर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा 4x स्क्वायर का डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज होगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर, ठीक है ना, किसमें, इस वाले टर्म्स में, पहले वाले टर्म्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, क्योंकि मैंने ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है, बाकी नंबर तो वैसे ही रहेगा, माइनस का 1/4x स्क्वायर इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। बेस क्या हो गया मेरा, सेम हो गया। तो यहाँ पे कितना जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ कितना जाएगा 4x की पावर 4 माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 4x की पावर 4 इक्वल टू 1, इतना आ गया। x की पावर 4 इक्वल टू कितना आएगा 1/4, कितना आएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, x की पावर 4th रूट निकालना है, अब 4th रूट निकालना है, तो x इक्वल टू 1/4 की होल पावर 1/4, समझ लो, 1/4 की होल पावर 1/4। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। यहां पर क्या कि अगर मैं लिखता हूं 2 का स्क्वायरिंग करता हूं, ठीक है ना, 2 का स्क्वायरिंग करता हूं तो ये वैल्यू कितनी होती है 4, है ना, 1/2 का स्क्वायरिंग कितनी होती है 4। तो इसका मैं अगर क्या लिखता हूं 4th रूट, अगर मैं 2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर है, ठीक है ना, इसका मैं क्या लिखता हूं 1/4, तो डिवाइड मारूंगा तो 2/4 ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसका रूट लेना है मुझे, यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर वैल्यू आएगी √2,
रूट 2 वैल्यू आएगी 1/8 आएगी ना। तो अब देखिए कि इसका 4 दूंगा तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। x की वैल्यू मुझे कितनी मिली, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। अब इसकी वैल्यू उठाकर मैं किसमें रख दूंगा, इसमें रख दूंगा या इसमें रख दूंगा। x की वैल्यू में उठा के किसमें रख दूंगा, इसमें रख दूंगा। पुट द वैल्यू ऑफ x, यहां से यहां पर आए, समझ रहे हो ना, यहां से यहां पर आ रहे हैं। स्पेस थोड़ा सा मुझे इधर से इधर करना चाहिए था, वो आज गलती हो गई, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है ना। तो पुट x प्लस माइनस 1/√2। अभी इसका सॉल्व कर तरीका भी बताऊंगा कि इसका सॉल्व कर तरीका 3 लाइन में रूट आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी देखिएगा, ठीक है ना। तो y क्या दिया गया है, y अगर मैं देखूं पहले मैं एक बार क्या लिखूंगा, एक बार मैंने लिया पॉजिटिव वैल्यू और एक बार मैंने क्या लिया नेगेटिव वैल्यू। एक बार पॉजिटिव वैल्यू 1/√2 की, एक नेगेटिव वैल्यू। तो y कितना था 1/2 इंटू 1/√2, ठीक है। और यहां पर वैल्यू मैं लूंगा तो यहां पर वैल्यू कितनी लूंगा, y 1/2 इंटू 1/√2, ये नेगेटिव में था। तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, एक वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी, एक वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 1/√2 प्लस में, और एक वैल्यू कितनी आएगी y की वैल्यू 1/√2 माइनस में। तो एक्चुअल में हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, हमें रूट आई की वैल्यू कितनी मिल रही है, एक बार x की वैल्यू प्लस √2 1/√2, एक बार वैल्यू क्या ले लेंगे माइनस 1/√2। तो हमें दो वैल्यू मिली, ठीक है ना। चलिए तो हमें रूट आई की वैल्यू कितनी मिली 2। तो अब यहाँ पर मैं इसको मिटा दूं, इतना बात समझ में आ गई। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख देता हूं मैं, हुआ क्या, और सॉल्यूशन भी शॉर्टकट वाला भी सॉल्यूशन लिख देता हूं। क्या देखिए यहां पर दो वैल्यू रूट आई की मिली, रूट आई की दो वैल्यू कौन सी मिली, एक तो मिली 1/√2 प्लस i इंटू 1/√2, और दूसरी वैल्यू मिली माइनस 1/√2 और माइनस का i इंटू 1/√2। तो ये मुझे क्या मिली, दो वैल्यू मिली, क्या मिली, रूट आई की दो वैल्यू मिली, ठीक है ना। अच्छा अब बाय शॉर्टकट मेथड देख लें कि शॉर्टकट मेथड रूट आई की वैल्यू निकालते हैं बाय सुपरविजन ट्रिक। सुपरविजन ट्रिक कैसे निकालेंगे रूट आई की वैल्यू, देखते हैं। z मुझसे क्या बोला गया था, रूट आई। z मुझसे क्या बोला गया था, रूट आई। अच्छा अब मुझे इसमें करना क्या है कि मुझे इसको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो मैं क्या करूं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दूं। तो देखिएगा 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया, समझिएगा। मैं एक ही स्टेप में मतलब ज्यादा बार डिटेल में नहीं लिख रहा, लिख दूं क्या, वरना आप कंफ्यूज जाओगे सर ये कि मैं क्या कर रहा हूं आप। चलो ठीक है लिख देता हूं। z रूट आई था, मैंने क्या किया, मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया अंडर रूट, लिख देता हूं मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर इन अंडर स्क्वायर रूट। मैंने क्या किया, अंडर रूट के अंदर मैंने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं। तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, z बड़ा सा रूट बनाता हूं, i लिखा था तो मुझे क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा और 2 का डिवाइड करूंगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब मुझे क्या करना पड़ेगा, +1 और -1, मैंने ये किया, ठीक। अब देखिएगा इसको मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं। अब देखिए कि ये न्यूमरेटर में क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। चलिए यहाँ पे लेता हूँ। तो z मुझे क्या मिला, z मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 + 2i + i² अपॉन 2 लिख सकता हूँ इसको। -1 को क्या लिख सकता हूँ, i² लिख सकता हूँ। अब ये एक्चुअल में बन क्या गया, z 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 2, समझ में आ गया, ठीक। अब मैं इसको लिखूंगा, ये z ये कितना होगा 1 + i अपॉन √2, इसमें प्लस माइनस में। तो जो वैल्यू हमारी इसमें आ रही थी, ये आंसर, तो जो वैल्यू हमारे इतना को सॉल्व करने के बाद में आया, वो वैल्यू हमें कितने से मिल गई, सिर्फ इतने से मिल गई। समझ में आ रहा है। तो दोनों चीज समझ में आ गई कि हम बाय मेथड कैसे जा रहे हैं और बाय शॉर्ट ट्रिक कैसे जा रहे हैं। तो हमें दोनों चीज सीखनी पड़ेगी। कोटा कानपुर जंक्शन में क्या है, दोनों चीजें सिखाने वाले हैं।
शॉर्ट ट्रिक भी सिखाएंगे और मेथड भी सिखाएंगे। क्लियर? कंप्लीट कैसे करना है क्वेश्चन, किसी को डिटेल में समझाना है तो कैसे समझाइए, और किसी को शॉर्ट ट्रिक से तुरंत फटाफट आंसर लेके आना तो ऐसे लेके आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए कमेंट में लिखिएगा जरूर अगर समझ में आया तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मास्टर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक और था। हाँ, अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, होमवर्क जंक्शन। होमवर्क इसमें करना है, रूट के अंदर माइनस आई की वैल्यू निकालनी है आपको। जैसे मैंने किया ना वैसे ही आपको भी करना है। चाहे आप शॉर्ट ट्रिक लगाइए चाहे बाय मेथड लगाइए, अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और वैल्यू निकालिए। इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा प्लस माइनस 1 माइनस का आई अपॉन रूट 2। ये इसका आंसर आएगा। क्लियर? आंसर आ जाए तो बता दीजिएगा हाँ मेरा आंसर आ गया, और नहीं आ रहा है तो अपना सॉल्यूशन बताइएगा, अपना दिक्कत आइएगा तो मैं इसको भी सॉल्यूशन निकालूंगा, इसका भी सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा सॉल्यूशन है, ठीक है ना, लेकिन आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मास्टर क्वेश्चन थर्ड। मास्टर क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है? मास्टर क्वेश्चन थर्ड कहता है आपको आयोटा से रिलेटेड जितनी भी वैरायटियां आप देखोगे ना किसी बुक या शीट्स में, वो सारी वैरायटियां इससे ज्यादा नहीं देख पाओगे, गारंटी है इससे ज्यादा नहीं देख पाओगे। ठीक है ना, अगर मिलती है एक आध वैरायटियां तो हो सकता है कि मैंने बहुत सारा सर्च किया हुआ, अगर वहां से अगर छूट गई हो तो बता दीजिएगा मुझे कि हाँ सर आपने ये वैरायटी छोड़ दी, मैं उसको भी इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है ना, समझ आगे, बाकी सारे बच्चों को भी पता चल जाएगा हाँ इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आयोटा से रिलेटेड। ठीक है ना, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैरायटी क्या है हमारी? माइनस आई की पावर माइनस आई। ठीक है, माइनस आई की पावर माइनस आई, जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा। ये क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन जो रूट आई लिखवाया था ना, वो पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आया था। अब वो पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आ सकता है तो क्या आईआईटी एग्जाम में नहीं आ सकता क्या? है ना, तरीका तो क्या सिंपल तो था, लेकिन क्या है कभी किए नहीं, सिर्फ हमने ये किया आई की पावर 91, आई की पावर 2002, इस तरीके से डिवाइड मारा और रिमाइंडर निकाला। वही सोचते हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आईआईटी के आते हैं, ऐसे रूल नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसको देखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्या देखिए, क्योंकि हमें पता है इस क्वेश्चन करने के लिए कि आई की वैल्यू क्या होती है, रूट माइनस 1। ठीक है ना, और बाय यूलर थ्योरम हमें पता है कि e की पावर आई थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर आई थीटा को लिख सकता हूं cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ये फिर गलती मैं कर रहा हूं कि मैं यहीं से बीच से स्टार्ट कर दिया, साइड से कर देता हूं। चलिए तो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करता हूं। ठीक है ना, सिंस वी नो दैट i इज इक्वल टू रूट माइनस 1, ठीक है ना, और बाय यूलर e की पावर आई थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस आई sin थीटा। cos थीटा प्लस आई sin थीटा, हमें इसकी वैल्यू पता होता है। अच्छा मैं थीटा की जगह क्या रख दूं, माइनस पाई बाय 2 रख दूं, पुट थीटा इक्वल टू माइनस का पाई बाय 2 रखा, e की पावर आई माइनस आई पाई बाय 2। तो यहां से वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, cos माइनस पाई बाय 2 प्लस आई sin माइनस का पाई बाय 2। और cos पाई बाय 2 मतलब क्या होता है, 0। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा के बराबर होता है, ये तो पूरा हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पर वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, sin पाई बाय 2 क्या होता है, sin पाई बाय 2 होता है 1, लेकिन माइनस है तो माइनस sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा होता है। तो e की पावर माइनस आई पाई बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का आई। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने अंदर वाले ब्रैकेट की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे ये चीज निकाल ली तो अब मैं पावर में तो लगाना है, तो मैं लगा दूंगा। ठीक है ना, नाउ वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमें, माइनस आई की पावर माइनस आई। तो मुझे क्या करना है, e की पावर माइनस आई पाई बाई 2 की होल पावर e की पावर माइनस पाई बाई माइनस आई
पाई बाई 2। इसकी बात समझ में आ गई। e की पावर माइनस आई पाई बाई 2 की होल पावर e की पावर माइनस आई पाई बाई 2, इस पूरे की वैल्यू निकल के आ गई। समझ में आ गया। अच्छा, या अभी मैं सिर्फ अंदर वाले को सॉल्व करूं या सिर्फ मैं अंदर वाले को लिखूं और यहाँ पर सिर्फ मैंने माइनस आई लिखा रहता हूँ, क्योंकि मुझे आई माइनस आई की पावर आई की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो मैं सिर्फ इसको ऐसा कर सकता हूँ, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना जाएगा, e की पावर प्लस का आई स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो e की पावर माइनस का पाई बाई 2, ये वैल्यू किसकी आ गई, माइनस आई की होल पावर माइनस आई की। ठीक है ना, ये वैल्यू किसकी आ गई, e की पावर माइनस सॉरी आई की पावर माइनस आई की पावर माइनस आई की वैल्यू आ गई। फिर इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके लिए भी आपको एक होमवर्क करना है। क्या मैंने आपको ये बताया, इसका होमवर्क फंक्शन क्या है, होमवर्क फंक्शन है माइनस आई की पावर आई। अब आप इसकी वैल्यू निकालिएगा। इसका आंसर बता देता हूं मैं, इसका आंसर भी आने वाला है e की पावर पाई बाई 2, e की पावर पाई बाई 2। इसकी वैल्यू आंसर आने वाला है e की पावर पाई बाई 2। जब मैं इसको वैल्यू रखूंगा और सॉल्व करूंगा तो वैल्यू लगेगी मेरी 4.8102 समथिंग। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो वैरायटियां कवर कर रहा हूं, वैरायटियां देख लीजिए कि हाँ इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का भी आ सकता है। तो मैंने करना क्या है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कीजिए, फिर सेम माइनस आई था यहाँ पे आई रख देना है और मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट मास्टर क्वेश्चन। नेक्स्ट मास्टर क्वेश्चन क्या कहता है, ये सारी चीजें ऐसा तो नहीं है कि नहीं आपके सिलेबस में नहीं था रेगुलर फॉर्म, है ना, आपके सिलेबस में नहीं था और आपने आउट ऑफ सिलेबस सर ने पूछ लिया, एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस आ गया। चीजें तो वही थी ना, बस तरीके करने के थे कि आपने कभी देखे नहीं होंगे इस तरह के क्वेश्चंस, ये देखने को नहीं मिलते हैं क्वेश्चन शीट में, तो वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए। ठीक है ना, अब मास्टर क्वेश्चन हमें क्या देखना है, थर्ड हो गया तो अब फोर्थ देखना है। ठीक है ना, मास्टर क्वेश्चन 4। मास्टर क्वेश्चन 4 क्या कहता है, मास्टर क्वेश्चन 4, एक मिनट, मास्टर क्वेश्चन 4, हाँ, स्क्वायर रूट की वैल्यू ने देख ली थी, स्क्वायर रूट ऑफ आई की वैल्यू देख ली थी। अब मैं देख लेता हूँ क्यूब रूट ऑफ आई की वैल्यू। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ आई की वैल्यू देख ली थी हमने, यहां देख लेता हूं मैं क्यूब रूट ऑफ आई की वैल्यू। क्या, क्यूब रूट ऑफ आई की वैल्यू। अगर क्यूब रूट ऑफ आई की वैल्यू देख रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि आई इक्वल टू होता क्या है। फिर मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, वो एक्चुअल में हैबिट है। चलिए, पूरे बोर्ड में बनता है ना फिर क्वेश्चन, मैं पार्ट वाइज पार्ट सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ। ये लो, ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, अच्छा, अब मैं देखिए कि यहाँ पर ये आ रहा है ना बोर्ड पर, ये आ रहा है बोर्ड पर। ठीक है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। हमें पता है आई की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। ठीक, तो इसको मैं शॉर्ट में बोल सकता हूँ आई सेस पाई बाई 2, आई सेस पाई बाई 2, इसको मैंने बोल दिया। ठीक, अच्छा, और इन जनरल हमने आपको बताया था डिमाइवर थ्योरम में, इन जनरल कि जो हम सिस लेते हैं, ये लिखते हैं, तो ये सिस 2k पाई अपॉन n प्लस थीटा होता है। जनरल हम क्या लिखते हैं, a z इक्वल टू 2k पाई, z की पावर 1 अपॉन n लगाते हैं अगर, तो z की पावर 1 अपॉन n, ये मैं nth रूट निकालता हूं तो मैं क्या लिखता हूं, यही तो लिखता हूं, z की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू सिस 2k पाई अपॉन n। ठीक है ना, अब यहां पर मैंने z इक्वल टू अगर माना है, k की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 2k पाई प्लस पाई बाई 2, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2 है, तो मैं पाई बाई 2 रख देता हूँ यहाँ पे। थीटा की वैल्यू कितनी रख दूंगा, पाई बाई 2। इन जनरल हमें ये पता था थीटा। तो अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2, तो मैं यहाँ रखूंगा सेस 2k पाई अपॉन n प्लस पाई बाई 2। ठीक है ना, अब मैं इसका अंदर एलसीएम भी करूंगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरी सॉल्व करने पर, सेस यहाँ पर कितनी आएगी 2n, और यहाँ कितनी आएगी वैल्यू 4k पाई प्लस n पाई। ठीक है ना, ये आएगी। अच्छा, इसको और सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी,
z की पावर 1/n इक्वल टू ये कितना आएगा, सिस 4k प्लस 1 अपॉन, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, पाई 4k अपॉन n इंटू पाई बाई 2, ऐसे लिख सकता हूं, 4k अपॉन n इंटू पाई बाई 2। ये मेरी इधर वैल्यू इतनी तक आ गई। अब मैं k की वैल्यू क्या रखूंगा, k की वैल्यू कहां से कहां तक रखूंगा, क्योंकि क्यूब रूट निकालना था। क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो k की वैल्यू कहां से कहां रखूंगा, 0 1 2, k की वैल्यू कितनी रखूंगा, 0 1 2, तो k की वैल्यू मैंने रख दिया। नाउ k इक्वल टू 0 1 2, और अगर मैं 0 वैल्यू रख रहा हूं तो वो वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, देखिएगा z की पावर 1/3 यहाँ पे अगर माना है तो n की वैल्यू क्योंकि 3 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितनी लगेगी, सिस 4k, k की वैल्यू कितनी होगी 0, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, पाई अपॉन 2n, ठीक है ना। ये k की वैल्यू कितनी है, एट k इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू अगर मैं दूसरी रखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, सिस 4k, k की वैल्यू कितनी रखी 1, तो यहाँ कितना जाएगा 5, 4 into 1 4 प्लस 1 5 और 5 पाई अपॉन 2 n कितना था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू 3, और यहाँ पे कितना जाएगा इंटू 3, ठीक है, एट k इक्वल टू 1, और यहाँ पर वैल्यू में रखूंगा सिस 4 into 8 प्लस 1 9, तो 9 पाई अपॉन, यहाँ n की वैल्यू 3 है तो 2 3 6, यहाँ कितना जाएगा 6, है ना, हाँ ठीक है, एट k इक्वल टू 2। अच्छा, अब वैल्यू मुझे रखनी है, तो यहाँ पर मैं इसको वैल्यू में सॉल्व करके, यहाँ पर ये देख लीजिए, इसको सॉल्व किया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये 6 पाई बाई 6 लिखा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, k इक्वल टू 0, सॉरी k इक्वल टू 0 पर मुझे वैल्यू क्या मिली, एट cos पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6, ठीक है ना, और इस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 6 36 18 मतलब cos 30 की वैल्यू √3/2, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, √3/2 प्लस आई साइन, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, आई इंटू 1/2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, एक पहली रूट, पहला वैल्यू क्या है, पहली रूट क्या आ गई, ये आ गया। अब दूसरा रूट कैसे निकालना है, 5 पाई बाई 6, तो एट k इक्वल टू 1, तो cos 5 पाई बाई 6 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 6। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 5 पाई बाई 6, इसको मैं लिखता हूँ पाई माइनस का, cos पाई माइनस का पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई माइनस का पाई बाई 6, ये लिखा। पाई माइनस का पाई बाई 6 मतलब इसमें आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी की, माइनस का cos पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, आई साइन पाई बाई 6, तो वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो यहाँ कितनी आएगी, माइनस का √3/2 प्लस आई इंटू 1/2, तो ये वैल्यू क्या आ गई, सेकंड रूट। और इसी तरीके से मैं क्या रखूंगा, 9 पाई बाई 6, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालूंगा, तो थर्ड रूट की वैल्यू मैं बता दे रहा हूं आपको, थर्ड वैल्यू निकालूंगा, तो ये देखिएगा 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो 3 पाई बाई 2, ये कितना हो गया, 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई, अब देखिएगा थर्ड k इक्वल टू 2 पर cos 3 पाई बाई 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 2, ये वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, ये तो हो जाएगा 0, ये क्या जाएगा 0, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी माइनस का i, तो वैल्यू कितनी आई, 0 माइनस का i, तो हमारा थर्ड रूट कितना हो गया, माइनस का i, समझ में आ गया। तो ये क्यूब रूट ऑफ i के 3 रूट्स हमारे निकल के आ गए, क्या निकल के आ गए, ये 3 रूट्स निकल के आ गए, ये रूट, एक ये रूट और एक ये रूट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि हम क्यूब रूट कैसे निकाला, आयोटा का क्यूब रूट कैसे निकाला, उसकी वैल्यू कितनी आई, इस तरीके से आई, और कैसे हम लेके आए इसको सॉल्यूशन, समझ में आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखें इसके बाद 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो देखने वाले हैं, जो
ये तीन रूट हमने जो निकाले हैं इसको मैं बाय डायग्राम भी शो कर दूं क्या? डायग्राम क्या शो करना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ आएगा? पॉजिटिव आएगा। मैं यहाँ पर दिखा दूं आपको छोटा सा डायग्राम, क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या है? पॉजिटिव है। एक रूट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा रूट क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये आ जाएगा। और थर्ड रूट क्या है? माइनस आई, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या है? माइनस का आई, और यहाँ पर सेकंड रूट आ जाएगा, तो यार वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2 प्लस i/2, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब तीनों को मिला के हम एक सर्किल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तरीके के क्वेश्चन है। डायग्राम भी पूछ सकता है, डायग्राम भी देख ले तो डायग्राम भी दे सकता है। तो तीनों रूट हमें समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, अब बात आती है दो मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चंस की। अब आती है बात दो मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चंस की। तो पहला मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लास्ट में। मैं लास्ट में इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगता है, टाइम लगेगा, और रेयर क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। कोई कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी चीजें इतनी ही थी। ये क्या है, थोड़ा सा आउट ऑफ बाउंड्री पहुंच जाते हैं क्वेश्चंस आयोटा से रिलेटेड, ठीक है ना। और बाकी रिसर्च और चालू है। ये मत सोचिएगा सर पार्ट 2 आ गया, पार्ट 2 मतलब खत्म सिलेबस, खत्म। कोशिश चल रही है। अगर कुछ मुझे अच्छे क्वेश्चंस लगेंगे, प्रैक्टिस करता रहता हूँ, अगर अच्छे क्वेश्चन लगेंगे तो पार्ट 3 भी बना दिया जाएगा, ठीक है ना। तो पार्ट 3 वी आर वर्किंग, ये समझ के आप काम कीजिए कि पार्ट 2 के बाद नेवर एंडिंग, क्योंकि नॉलेज कभी भी खत्म नहीं होती और कोई ना कोई क्वेश्चन टकरा ही जा सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे लगेगा हाँ डालना चाहिए तो मैं पार्ट 3 बनाकर डाल दूंगा। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन देखा था। चलिए, तो अब देखते हैं मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन। मैंने बताया था आपको दो टाइप के क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन में डाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं। मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन कहता क्या है कि z इक्वल टू i की पावर i की पावर i की पावर i की पावर डैश इनफाइनाइट, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हमें पता था कि भैया कि अगर ये कोई इनफाइनाइट क्या है, एक समुद्र है, समुद्र में से अगर मैंने एक बाल्टी पानी निकाल दिया तो क्या समुद्र में कमी होगी? क्या समुद्र को समुद्र नहीं कहोगे? क्या नदी कहोगे? क्या नहीं, समुद्र ही कहेंगे। तो इसको भी मैं अगर क्या मान लूं, जेड ही मान लूं, तो मेरा क्या हो गया, z इक्वल टू i की पावर z, ये हो गया, ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, नेचुरल लॉग लेना है। क्यों? क्योंकि पावर में z है तो उसको आगे लेके आना है, टेकिंग नेचुरल लॉग, टेकिंग नेचुरल लॉग। अच्छा, नेचुरल लॉग क्या होता है? नॉर्मल लॉग में क्या होता है? नेचुरल लॉग में होता है बेस में e, इसको हम ln बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो नेचुरल लॉग लिया मैंने ln z इक्वल टू z ln i। अच्छा, अब बात आई ln i, तो ln i के लिए मुझे थोड़ा सा साइड में देखना पड़ेगा। क्या ln i के लिए रिलेटेड मुझे देखना पड़ेगा कैसे आया ये। तो i की वैल्यू हमने पढ़ा था e की पावर i π/2 होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसी वैल्यू को मैं अगर इसमें रखूंगा तो ln की वैल्यू मुझे सॉल्व करने पे कितनी मिलेगी? ln i की वैल्यू ln e की पावर i π/2। और बाय प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक बाय लॉग प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर मुझे दूसरा लिखना है। चलिए, तो बाय लॉग की प्रॉपर्टी, बाय लॉग प्रॉपर्टी एक बेस में अगर e है और e की पावर समथिंग a लिखा है तो ये आंसर कितना हो जाता है? a आ जाता है। बेस क्या होता है? सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। क्लियर, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? i π/2। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई? ln i की वैल्यू सॉल्व करने में कितनी आई? i π/2। तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा? i π/2, ठीक है ना। चलिए, इधर तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद देखते हैं, तो मुझे क्या सॉल्यूशन मिला कि ln z इक्वल टू i π/2 इंटू z। अच्छा, z अगर यहाँ पर है तो मैं z को इस तरफ भी ले सकता हूँ, ठीक। z को मैं इधर लेके आया तो ये z इनवर्स हो जाएगा, z इनवर्स ln z इक्वल टू i π/2, ठीक। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ से मुझे अब सॉल्व किसको करना है? z इनवर्स को। तो z इनवर्स को सॉल्व करने के लिए एक तरीका क्या है कि z इनवर्स को हम ऐसे भी ले सकते हैं, कैसा? e की पावर ln z इनवर्स। ln का मतलब क्या है? लॉग बेस, वही वाली प्रॉपर्टी, लॉग वाली प्रॉपर्टी की बेस में अगर है तो ये आगे वाला आंसर, आगे वाला ये ऊपर वाला नंबर क्या होता है? आगे आ जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? पूरी की वैल्यू क्या होती है? 1 हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको मैं z इनवर्स को ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्लियर। अच्छा, ये -1 लिखा है, -1 लिखा है ना, तो z इनवर्स -1 a की पावर b, log a की पावर b क्या होता है? b log a। तो ये -1 कहाँ आ सकता है? आगे आ सकता है। तो मैं इसी को क्या ले सकता हूँ?
ई की पावर माइनस ln z। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां से आते हैं कौन से, लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन, बाय लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन। लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन में एक क्या होता है, पांडा मेथड होता है। पांडा मेथड क्या कहता है कि भैया अगर मैं एक पांडा हूं और मैं ई के साथ में हूं, क्या हूं, मल्टीप्लाई में हूं ई के साथ में, और मेरी ई की पावर में भी मैं क्या हूं, मैं ही हूं, तो मैं ही आंसर होऊंगा। तो मेरा मैं भी क्या होऊंगा, पांडा के बराबर होऊंगा। लेकिन होना क्या चाहिए, मल्टीप्लाई में और पावर में क्या होना चाहिए, मैं सेम होना चाहिए। कब, जब इसमें क्या कर दोगे आप, लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन अप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे, लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन क्या कर दोगे, अप्लाई कर दोगे। तो दोनों पांडे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और पांडा इंटू ई की पावर पांडा, पांडा ये पांडा है, समझ में आ रहा है, पांडा इंटू ई की पावर पांडा। पांडा मतलब कोई कार्टून बना दिया, कुछ भी बना दिया, पांडा इंटू ई की पावर पांडा इज इक्वल टू पांडा क्या बराबर होगा, जब ये दोनों की दोनों अप्लाई क्या कर दूंगा मैं, लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन अप्लाई कर दूंगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन बनाने के लिए मुझे यहाँ पर भी ई की पावर में जो है तो वहां यहाँ पर भी लगना पड़ेगा। और देखिए कि यहाँ पर जेड इनवर्स की जगह मेरे को क्या निकल के आ रहा था, जेड इनवर्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना, जेड इनवर्स को ऐसा लिख सकता हूँ। तो अब जेड इनवर्स के बाद की कहा, जेड इनवर्स को ऐसा लिख दिया, जेड इनवर्स के बगल में क्या है, ln z। देखिएगा तो ये चीज क्या आ गई, इनवर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ये देखिए, अगर मैं लिखूं e की पावर ln z इनवर्स, ठीक है, तो इसको मैं क्या, जेड इनवर्स को इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, क्यों, बाय लॉग प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था अभी कि e की पावर log b, इसमें e अगर लिखा होता है तो आंसर कितना होता है हमारा b। क्लियर, ये बाय लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी इसलिए यहां पे हमने क्या कर दिया, ये यूज कर दिया, ठीक। अच्छा, अब देखिए जेड इनवर्स की जगह हमने तो ये लिख दिया, और यहां पर जो ln z था उसको मैंने क्या कर दिया, ln z ये लिख दिया, ठीक। अब इतनी बात समझ में आ गई। और इक्वल टू i पाई बाई 2, इधर तक क्लियर। अच्छा, -1 है तो ये आगे आ जाएगा, log a की पावर b, तो b log a हो जाता है ना, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ln z इंटू e की पावर माइनस ln z इक्वल टू i पाई बाई 2। अच्छा, अब बात आती है कि पांडा मेथड क्या कहता था कि दोनों पांडा सेम होने चाहिए, e की पावर वाला जो होगा फंक्शन और जो बगल वाला फंक्शन होगा वो दोनों सेम होने चाहिए। देखिए e की पावर में यहाँ नेगेटिव लगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव नहीं लगा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड में। क्या नेगेटिव होगा तो मैं यहाँ पे दोनों साइड का अगर नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए ये पूरा पांडा और ये पूरा पांडा, ये पूरा क्या हो गया, बराबर हो गया, सेम हो गया। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, बाय अप्लाई करना पड़ेगा ना, बाय अप्लाइंग लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन। लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन जब अप्लाई करेंगे तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इसको लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन को w से प्रेजेंट कर देते हैं तो माइनस ln z e की पावर माइनस ln z इक्वल टू लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन माइनस i पाई बाई 2। क्लियर, तो इसका सॉल्यूशन मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ वन पांडा, ई पांडा इंटू ई की पावर पांडा इक्वल टू पांडा, तो कब मिलेगा, माइनस का ln z लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन ऑफ माइनस ऑफ ln z, क्लियर, इक्वल टू लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन माइनस i पाई बाई 2। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर, इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब बात आती है कि अगर मैं इसको माइनस लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना, अगर मैं नेगेटिव को मल्टीप्लाई करूं तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ, ln z इक्वल टू माइनस लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन पाई बाई 2। क्लियर। अच्छा, अब मैं इसको क्या ले सकता हूं, e की पावर ln z, e की पावर ln z। अगर मैं क्या करूं, दोनों तरफ e की पावर, दोनों को फंक्शन को e की पावर में चढ़ा दूं, दोनों फंक्शन को e की पावर में चढ़ा दूं, तो ये क्या बन जाएगा इस तरीके से, और ये क्या बन जाएगा, माइनस का ln w फंक्शन, लैम्बर्ट w फंक्शन माइनस i पाई बाई 2। इतनी बात समझ में आ गई, दोनों को मैंने e की पावर में चढ़ा दिया। अच्छा, वही प्रॉपर्टी, लॉग वाली प्रॉपर्टी, e लॉग बेस में e और z, तो ये टोटल मिला के कितना बन जाएगा z, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर माइनस लैम्बर्ट w फंक्शन
इंटू माइनस आई पाई बाई 2। तो जो मेरी z मैंने माना क्या था, z मैंने ये माना था, और z की वैल्यू मेरी क्या निकल के आई, ये निकल के आई। तो समझ में आया कि इस तरीके के क्वेश्चंस को, ये लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन क्या है, ये लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन, इस क्वेश्चन में लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन के अलावा ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्लियर आपको, क्योंकि आप यहाँ पे फंस जाओगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको तरीका पता होना चाहिए, पांड्या मेथड पता होना चाहिए। क्लियर, तो ये चीज समझ में आ गई। ये मास्टर क्वेश्चन था क्योंकि ये आईआईटी लेवल के थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाएं तो हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है ना, वैरायटियों की बात हो रही है तो सारी वैरायटियां आपको पता होनी चाहिए। वैरायटी तो वैरायटियां होती है ना, आयोटा से रिलेटेड वैरायटी है, आयोटा सिलेबस में है तो आयोटा से रिलेटेड वैरायटियां भी होंगी। और आयोटा के कहां तक आ सकता है क्वेश्चन, आईटी एडवांस का कोई भरोसा नहीं है। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट इसका मास्टर क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन सही लगा हो, अच्छा लगा हो, और आपने अभी तक कोई शीट लगाई हो या बुक लगाई हो और आपको ये क्वेश्चंस ना मिले हों, तो एक बार अपना राय जरूर दे दीजिएगा कमेंट में कि हाँ सर वैरायटी तो जबरदस्त लेके आ रहे हो सर। ठीक है ना, वैरायटी तो वाकई में नहीं मिली है इस तरीके की, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तभी काम जो मेरा है ना वो बूस्टअप होगा और ज्यादा डबल होगा। ठीक है ना, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या देखते हैं, चलिए तो अब देखते हैं हम मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन नंबर 2। क्या कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, z इक्वल टू फैक्टोरियल i। क्लियर, z इक्वल टू क्या बोलता है, फैक्टोरियल i। देखने में कितना छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कितना लंबा बैंड हो जाएगा अभी देखना, सॉल्व करने में सके पसीने छूटने वाले हैं। ठीक है, मेरे भी छूट जाते थे। ठीक है, अब चलिए तो देखते हैं कि अगर z इक्वल टू i दिया गया तो हमें, चूंकि हमें पता है वी नो दैट z इक्वल टू x प्लस आई बाई होता है। क्लियर, अगर मैं इफ लेट z इक्वल टू आई मान लूं, z इक्वल टू आई मान लूं, ठीक है ना, z इक्वल टू अगर मैंने आई मान लिया तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 एंड y इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब नाउ वी हैव टू फाइंड फैक्टोरियल z और फैक्टोरियल i। अब हमें क्या करना है, फैक्टोरियल z या फैक्टोरियल i की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो अब फैक्टोरियल z निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गामा फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। 0 से लेके इनफाइनाइट t की पावर z इनटू e की पावर माइनस t dt। ये क्या है, गामा फंक्शन। अब गामा फंक्शन कब अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं ये हम देखेंगे इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि फैक्टोरियल z निकालने के लिए हमें गामा फंक्शन का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है ना, अब देखिए, अब ये हमने रख दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पर फैक्टोरियल z की वैल्यू हमने क्या मानी थी, फैक्टोरियल i, z की वैल्यू क्या मानी थी i। तो इसके बाद क्या करेंगे, फैक्टोरियल i मींस 0 से इनफाइनाइट t की पावर i इनटू e की पावर माइनस t dt। क्लियर, ये हमारा फंक्शन हो गया। क्लियर, अच्छा अब मुझसे बोला क्या गया है कि t को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, t को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या कि t इक्वल टू e की पावर ln t। इसको क्या लिख सकता हूं, t की पावर ln t। तो मेरा भाई आ जाएगा, ठीक है, क्या लिख दूं, है लिख दूं, चलिए लिख देता हूं फैक्टोरियल i पुट। देखिए वही चीज है ना, लॉग की प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया, t log t बेस में e, तो बाई लॉग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, t के बराबर ही हो जाएगी। तो मैं अब क्या करूंगा, इसको यहां पर लिखूंगा फैक्टोरियल i इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e की पावर ln t की होल पावर i इनटू e की पावर माइनस t dt। क्या समझ में आया, e की पावर ln t। अब इसका क्या होगा, a की पावर b की होल पावर c, तो a की पावर क्या हो जाता है bc, है ना। तो फैक्टोरियल i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, और यहां पे क्या हो जाएगा e की पावर i इंटू ln t, i इंटू ln t इंटू e की पावर माइनस t dt। समझ में आ रहा है, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया t। तो अब यहां देखिए, अगर मैंने t इक्वल टू ये माना था, तो अगर मैं यहां पर करूंगा t की पावर i, तो ये कितना निकल जाएगा, e की पावर i ln t, और ये क्या बन जाएगा e की पावर i थीटा।
ये क्या बन जाएगा e की पावर i थीटा, और e की पावर i थीटा यहाँ बन जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ e की पावर i थीटा को क्या लिख सकता हूँ। चलिए इधर से पहले मुझे ये स्टेप बाद में, पहले मैं इसको डिटेल में बता दूंगा आपको। चलिए ये चीज समझा देता हूँ कि t इक्वल टू e की पावर ln t समझ में आ गया। अच्छा अब मैं अगर t की पावर i निकालना था, तो t की पावर i क्या मैंने, तो e की पावर ln t की होल पावर i, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब मैं जब अंदर मल्टीप्लाई होगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा e की पावर i इंटू ln t। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की ब्यूटी क्या है, तुम कैसे दिख रहे हो, पूछो इससे, तुम कैसे दिख रहे हो, तुम तो e की पावर i थीटा के जैसे दिख रहे हो, क्या e की पावर i और थीटा। अच्छा यहाँ मतलब थीटा क्या हो गया, ln t के बराबर हो गया। तो नाउ यहाँ पे क्या लग जाएगा, नाउ यूलर फॉर्म से यूलर क्या कहता है कि भैया e की पावर i थीटा, तो मैं इसके बराबर होता हूँ cos थीटा प्लस i sin थीटा के बराबर होता हूँ। अब तुम्हारा थीटा अगर ln t है तो मेरे में अप्लाई कर दो। तो मैंने क्या किया, e की पावर i इंटू ln t लिखा था, तो मैंने क्या लिख दिया cos ln t प्लस i इंटू sin ln t मैंने लिख दिया। अब इसको मैं उठाकर t की पावर i की वैल्यू उसको उठाकर मैं कहां रख दूंगा, क्योंकि ये पूरा t की पावर i तो मैं सॉल्व कर रहा था, यहाँ पर मैं क्या सॉल्व कर रहा था, इस t की पावर i का सॉल्यूशन। ये पूरा सॉल्यूशन क्या है, ये t की पावर i का सॉल्यूशन है। क्लियर। अब इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, तो मैं इसको यहाँ पे रखूंगा जब, तो मुझे मिलेगा क्या कि फैक्टोरियल i इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट e की पावर माइनस t इंटू cos ln t प्लस i sin ln t dt, और यहाँ पर भी dt, और ये क्या हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक। अब देखिए ये जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट क्या है, हमारा रियल पार्ट है, और ये जो हमारा पार्ट है ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ये क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब इस कहानी के बाद से आधे बच्चों का दिमाग खराब हो जाएगा। क्या, जब आप इसमें लिमिट को इनपुट करोगे, क्या करोगे, जब आप इसमें लिमिट रखोगे तो लिमिट में दिमाग खराब हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इनफाइनाइट वैल्यू रखने हैं, e की पावर इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, फिर cos log ln इनफाइनाइट जब हम वैल्यू रखेंगे तो आप देखिए कहां तरफ वैल्यू अप्रोच कर रही है, ठीक है ना। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। अगर मैं e की पावर माइनस इनफाइनाइट रखूंगा तो ये कहां तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट जा रहा है, ये e की पावर माइनस इनफाइनाइट है ना, e की पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, और पॉजिटिव की पावर इनफाइनाइट तो हो गया मतलब नॉट डिफाइंड टाइप में हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको क्या मान लूं 0.0001 या इसको मान लूं 1000, इनफाइनाइट नहीं निकाल पा रहा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो एग्जैक्ट वैल्यू तो इसकी नहीं निकल पाएगी, लेकिन फैक्टोरियल i की एप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकलती है वो हम देख लेंगे। तो e की पावर माइनस टी, और जब मैं लोअर लिमिट रखूंगा तो लोअर लिमिट तो आसान है इसके निकालने के लिए, e की पावर माइनस टी मतलब e की पावर 0 रखूंगा तो e की पावर 0 की वैल्यू क्या आएगी 1, और cos ln 0, और ln 0 जब cos ln 0 निकालूंगा तो ln 0 वैल्यू मान लिया y ln t दिया गया और t टेंड्स टू 0, तो ग्राफ हमारा क्या बनता है, ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है लेकिन नेगेटिव में, तो यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी माइनस इनफाइनाइट, 1 इनटू माइनस इनफाइनाइट, इस तरीके से वैल्यू हमारी आएगी। और यहाँ पर जब मैं यहाँ पर वैल्यू रखूंगा, अभी मैं फर्स्ट पार्ट की सिर्फ बात कर रहा हूँ, अभी फर्स्ट पार्ट में इतने ड्रामा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये बहुत ही लेंदी पोर्शन है इसका, लेकिन ये एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते नहीं है। अगर आप हेड एंड टेल अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख के जो करोगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो एग्जाम में टाइम हो जाएगा ओवर, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इनफाइनाइट रखेंगे तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो फंक्शन कहां तक अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब मुझे वैल्यू कुछ निकालनी पड़ेगी। अगर मैं कुछ वैल्यू निकाल रहा हूं तो आप देख लीजिए वैल्यू कितनी निकल के आती है। मैंने जब सॉल्व किया तब इसकी वैल्यू निकाल के रखी थी, मैं निकाल के बता देता हूं आपको। फिर इसके बाद इस पोर्शन को सॉल्व कैसे करना है, cos ln इनफाइनाइट, ये भी एक लफड़ा है
कि ln इनफाइनाइट की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये भी एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि इस पूरे फंक्शन को सॉल्व करना इनफाइनाइट की वैल्यू डिपेंड करती है। इनफाइनाइट पे अगर आपको रखना है तो ये पूरा इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व करना भी एक अपने आप में चैलेंज है, ठीक है ना, और इसको भी कंप्लीट करना अपने आप में चैलेंज है। तो ये अपने आप में ये अब जब आप लेके आएंगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आती है ये आप लिख लीजिए, फैक्टोरियल आई। जब मैं रियल पार्ट को सॉल्व करता हूं तो हमारी वैल्यू आती है 0.498, 0.498 इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे अप्रॉक्सीमेटली इतनी आती है, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली बोल सकता हूं, प्लस आई और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आती है 0.154। क्लियर? तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये इंटीग्रेशन में जब पढ़ाऊंगा ना तो इंटीग्रेशन वाले बच्चे क्या होंगे, जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना तब इसको फटाफट करने की वैरायटी समझाऊंगा। अभी क्या है मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में समझा दूंगा, इसको आइटम समझाऊंगा, तो बाकी बच्चों को सर मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता, अब इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर है ना? तो अच्छा यही है कि हम एक क्वेश्चन को यहीं पे ड्रॉप कर दें अभी, और इसके बाद जब इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब इस प्रॉब्लम को वहां पर उठा लेंगे कि सर यहाँ पर बताइए, अब वहां पर डिटेल बताएं, क्योंकि अभी हम वहां पे क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो अब ये इंटीग्रेशन का पूरा पार्ट हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? अब यहाँ पे ये आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड पार्ट नहीं है, ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड पार्ट हो गया। लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि हाँ फैक्टोरियल आई की वैल्यू होती है, और फैक्टोरियल आई की वैल्यू होती क्या है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। फैक्टोरियल आई की वैल्यू क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। देखिए ना x प्लस आई वाई के फॉर्म में आया है, मतलब दैट मींस फैक्टोरियल आई इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी कभी आपको ऑप्शन में भी दे सकता है, कि बताइए कि फैक्टोरियल आई लाइज इन क्या है, मतलब क्या वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ द फैक्टोरियल आई। पहला ऑप्शन कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा ऑप्शन रियल नंबर, तीसरा ऑप्शन ओनली प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली रियल नंबर। इस तरह के 4 ऑप्शन दे दिया। अब आपको क्वेश्चन लगाना है, छोटा सा क्वेश्चन था और ऑप्शन भी इसके सिंपल से दिए हैं, लेकिन जब तक आपको ये चीजें आप रिजल्ट निकालोगे नहीं, जब तक आपको इसका ये कैसे बता पाओगे। तो क्वेश्चन घुमा के कहीं से भी कैसे भी ऑप्शन दे सकता है एग्जामिनर, इतने से क्वेश्चन में कहीं से भी किसी तरीके की ऑप्शन, तो उसको बनाने का ऑप्शन तरीका है ना कि वो ऑप्शन को किस तरीके से पूछ रहा है, क्वेश्चन को कई तरीके से डिपेंड कर सकता है, किस तरीके से पूछ सकता है वो एग्जामिनर, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी तक का जो पार्ट 2 आयोटा से रिलेटेड जो पार्ट 2 मैंने बनाया है, पार्ट 2 के लिए लाया है क्वेश्चन, ये मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन 2 पार्ट 2 में डाल दिए हैं, ठीक है ना। इसके बाद पार्ट 3 के लिए रनिंग है, वी आर वर्किंग, हम वर्क कर रहे हैं इसके लिए। आयोटा की तीसरी प्रॉपर्टीज, तीसरी जितनी वैरायटियां और ढूंढ रहे हैं, हमारी टीम भी लगी हुई है। अगर सारी वैरायटियां मिलती हैं और भी मिलती हैं, लगता है सिलेक्टेड 4 5 10 5 6 क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं, तो फिर हम उसका पार्ट 3 बना देंगे। तो अभी आप इतने तक लेवल तक आप अपने आप को कंफर्म करो कि हाँ इतना लेवल है। बाकी एक्सटेंडेड अगर आगे चल के पार्ट 3 बनता है तो आगे चल के पार्ट 3 मैं क्या करूंगा, उसमें चैनल में कोटा कानपुर जंक्शन चैनल में, इसी चैनल में मैं उसको अपलोड कर दूंगा। क्लियर? तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आर्गेंड के बारे में, कि आर्गेंड कोटा कानपुर जंक्शन में अब पढ़ेंगे हम आर्गेंड के बारे में, कि आर्गेंड ने क्या क्या किया, आर्गेंड की क्या क्या वैरायटियां थी, ठीक है ना। आर्गेंड की वैरायटी, आर्गेंड बड़ा पोर्शन है एक्चुअल में, ठीक है ना, आर्गेंड बड़ा पोर्शन है। सुपरपोजिशन जंक्शन में भी आर्गेंड का भी पार्ट 2 पढ़ाना है, तो बाकी मोस्टली क्वेश्चन आर्गेंड के मैं सुपरपोजिशन जंक्शन में ही कंप्लीट कर दूंगा वैरायटी से रिलेटेड। लेकिन जो भी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लगेंगे वो कोटा कानपुर जंक्शन में आ जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? तो जो लगेगा कि हाँ आपको ये चीजें नोट्स में नहीं मिलती हैं या सीट्स में नहीं मिलती है, तो वो क्वेश्चन जो देखेंगे तो वो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर? तो अभी के लिए दैट्स ऑल। बाकी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और शेयर सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और मेरी फीस मतलब 2 सब्सक्राइबर, अपने 2 फ्रेंड्स तक तो इस चीज को पहुंचाइए, बस आपका काम सिर्फ पहुंचाना है। उसको लगेगा कि हाँ मेरे नीड का है, मेरी जरूरत का है, इसी चीज के लिए तो मैं लाख रुपए फीस देता हूँ, इसी चीज के लिए तो मैं कोटा कानपुर भगता रहता हूँ, मेरे रहने खाने के सबका मैं टेंशन लेता रहता हूँ। अगर मैं यही सारी चीजें यहीं पे मिल रही है तो मैं क्यों करूँ। स्टडी मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, समझ में आ रहा है। स्टडी मटेरियल भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, आप स्टडी मटेरियल हमारा ले सकते हैं, या बहुत सारी बुक्स आप